तो हेलो दोस्तों, आज है भूगोल का डे 6 जिसमें हम जलमंडल से टॉप 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71% जो है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल ढका हुआ है जल से, और बाकी 29% भूमि के भाग से ढका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। मतलब जैसे पृथ्वी पर जैसे 100% जल है तो उसमें से कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो टोटल 97% जो है महासागरों में पाया जाता है, और बाकी के 3% जो है वह मीठे पानी है, और बाकी सब 97% वह खारा पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ही विशाल है, और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ और नॉर्थ अमेरिका जैसे 4 बड़े महाद्वीप में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर था, और पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर टोटल कितने महासागर है। तो पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। कौन कौन। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। इसलिए पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। मतलब सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, सबसे गहरा खाई महासागर में कौन सा है। तो मरियाना गर्त जो है सबसे बड़ा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद है। जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, सबसे गहरा महासागरीय जो खाई है वह मारियाना गर्त है पृथ्वी पर, और वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे कह दिया कि मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। मारियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वह प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि महासागर का जो पानी है वह बहुत ही खारा होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। जो हम सबके घरों में नमक होता है वो उसी का मात्रा मतलब महासागरीय जल में बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समुद्र जल की औसत लवणता लगभग कितनी है। समुद्र जल हम सब तो सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, मतलब लवण है, तो उसमें कितना प्रतिशत कितना जल की औसत लवणता मौजूद है। तो 35 प्रति 1000 मौजूद है, यानी कि 1000 ग्राम समुद्री पानी में 35 ग्राम जो है जल की मतलब लवण की मात्रा घुला हुआ है उसमें, यानी कि नमक की मात्रा घुला हुआ है। 1 kg समुद्री पानी में 35 ग्राम लवण की मात्रा घुला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35 प्रति 1000। इसको हम 35 प्रति 1000 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समुद्री जल की लवणता मापने की इकाई क्या है। समुद्री जल की लवणता मापने की इकाई है प्रति 1000, और समुद्री जल में कितनी औसत लवणता है तो 35 प्रति 1000 है। ठीक है, 1 kg पानी में 35% लवण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समुद्र में लवणता सामान्यतः किस क्षेत्र में अधिक होती है। मतलब हम तो सभी लोग जानते हैं कि
पूरे समुद्र में लवण की मात्रा है, लेकिन किस क्षेत्र में, समुद्र के किस क्षेत्र में सबसे अधिक लवण होता है? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें समुद्र में लवणता, उस क्षेत्र में समुद्र की लवणता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण पानी उड़ जाता है लेकिन नमक वहीं रह जाता है। इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की लवणता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समुद्र की लवणता किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? ज्वार भाटा है क्या? जब समुद्र का पानी जैसे लेवल में है, लेवल होता है, ठीक, तो वह अपना लेवल से अगर जो पानी उठ रहा है या पानी नीचे जा रहा है समुद्र के मतलब लेवल से, वो अपनी सीमा से पानी ऊपर उठता है या नीचे जाता है, तो इसी घटना को ज्वार भाटा हम कहते हैं। और यह किसके कारण उत्पन्न होता है? तब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है तब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में किसका प्रभाव अधिक होता है? देखिए यहाँ पे कह दिया कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होता है। ज्वार भाटा पहले कैसे उत्पन्न होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब गुरुत्वाकर्षण होता है तब समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जिसमें से चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? जब हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तब कौन सा ज्वार आता है? तो बृहद ज्वार आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बृहद ज्वार मतलब जो समुद्र का तल का पानी का स्तर है वह अपने स्तर से बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है, नीचे नहीं जाता है, नहीं तो भाटा हो जाता है, बहुत खाली ऊपर चला जाता है, तो इसे ही हम बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, और यह कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, यानी कि समुद्र का पानी बहुत ऊंचा उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बृहद ज्वार सामान्यतः कब आता है? तो बृहद ज्वार जो सामान्यतः हो वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत ही ज़्यादा होता है। बृहद ज्वार जो है वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बृहद ज्वार सामान्यतः कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और यह कैसे आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, और यह मुख्य रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी के जल चक्र में जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? मतलब जैसे समुद्र का पानी जब वाष्प बनकर यानी कि भाप बनकर जब ऊपर उड़ता है तब वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वो वाष्पीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के जल चक्र में जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जल वाष्प के जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब तो वह पानी उड़ गया समुद्र का पानी आसमान में, तो वह वाष्पीकरण कहलाया। अब वही पानी जब ठंडा होगा तो वह पानी फिर वर्षा के रूप में नीचे गिराता है, जल की बूंदों में नीचे गिराता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब गर्म जल वाष्प जल की बूंदों में बदलकर नीचे गिरता है तो उसे ही संघनन प्रक्रिया कहते हैं। और जब जल वाष्प की रूप में ऊपर उड़ता है तब वह वाष्पीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? जो वर्षा होती है या हिमपात होते हैं या ओलावृष्टि होते हैं तो वह किस प्रक्रिया के अंतर्गत है? तो वह वर्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बरसते हैं, नीचे बरसते हैं, इसलिए वह वर्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। हिम भी बरसता है, ओला भी गिरता है और वर्षा की बूंद भी गिरती है, तो ये सब प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पौधों द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब पौधे
के अंदर जो पानी होता है और जब वह वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जब समुद्र से जल वाष्प होकर ऊपर उड़ता है तो वह बाष्पीकरण कहलाती है, लेकिन पौधों द्वारा जब जल वाष्प होता है तो वह बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो पृथ्वी पर हमने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर जैसे 100% पानी है तो उसमें से 97% जो है महासागर, सागर यही सब में मौजूद है, यानी कि वो सब पानी बहुत ही खारा है जो पीने लायक नहीं है। लेकिन 3% जो पानी है वह मीठे पानी है पृथ्वी पर, लेकिन वो सब जो है हिमपात और बर्फ की चादरों में 3% का अधिकांश भाग जो है हिमनद और बर्फ की चादरों में ढका हुआ है, जिसके कारण हम सब मनुष्यों को पीने के लिए 1% से भी कम पानी भूमि के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो हिमनद और बर्फ की चादर में है। अगर जो ही पूछता कि पृथ्वी पर खारे पानी जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ होता है तो सागर या महासागर में, जहाँ 97% पानी है। लेकिन पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार हिमनद और बर्फ की चादरें में मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है? तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी वह अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी के है? विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो अमेजन नदी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी की है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे अधिक जल प्रवाह नदी करता है वह अमेजन नदी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लंबा नदी होने में और अधिक जल प्रवाह वाले नदी में दोनों में फर्क होता है। तो विश्व की सबसे अधिक जो जल प्रवाह नदी करती है वो अमेजन नदी करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, यानी कि किस ग्लेशियर से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है वह यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गंगा और दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना है। ठीक है, और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी पर्यायद्वीपीय नदी कौन सी है? एक नदी और पर्यायद्वीपीय नदी में अंतर है। जैसे पर्यायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं? तो पर्यायद्वीपीय नदी हम उस नदी को कहते हैं, मतलब जैसे पर्यायद्वीपीय उसे कहते हैं जो 3 तरफ पानी रहेगा लेकिन एक तरफ जमीन रहेगा, तो उसे हम पर्यायद्वीप कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र से अगर जो पानी निकल रहा है, नदी निकल रहा है, तो उसे हम पर्यायद्वीपीय नदी कहेंगे। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वह पर्यायद्वीपीय भारत कहलाता है। मतलब जैसे जिस तरफ वो हमारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब है ने, तो वो सब कहलाता है पर्यायद्वीपीय भारत कहलाता है, यानी कि उधर पर्यायद्वीपीय नदी होती है। तब भारत की सबसे लंबी पर्यायद्वीपीय नदी जो है वह गोदावरी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी पर्यायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। इसे हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण की तरफ बहती है और यह सबसे लंबी नदी है दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी किस नदी की, मतलब किस तरफ बहती है? तो भारत के दक्षिण तरफ बहती है, इसलिए इसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह भारत की सबसे लंबी पर्यायद्वीपीय नदी भी है।
क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी है जो भारत के पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। नर्मदा नदी तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो पश्चिम में कौन सी है, पश्चिम में कौन सा सागर है, तो पश्चिम में जो है अरब सागर है, तो अरब सागर में ही गिरेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। और नर्मदा नदी किस सागर में, किस दिशा में बहती है, तो वो भी पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। नर्मदा नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। जो ताप्ती नदी है वह यह भी पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की जो झील है वह वुलर झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सबसे मीठी वुलर झील थी, और सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, और कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है भूमिगत जल मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण भरित होता है। मतलब भूमि के अंदर जो है जल वह किस प्रक्रिया के द्वारा पुनः भरा जाता है, तो अंतःस्त्रवण की प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतःस्त्रवण प्रक्रिया क्या है, तो जब वर्षा का पानी या जमीन के सतह पर के पानी भूमि के अंदर चला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को ही हम अंतःस्त्रवण प्रक्रिया कहते हैं, और भूमिगत जल इसी प्रक्रिया के द्वारा पुनः से भरित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भूमिगत जल का वह स्तर जिसके नीचे मिट्टी और चट्टानों के छिद्र जल से संतृप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसे हम जल तालिका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमिगत जल का वह स्तर जिसके नीचे मिट्टी और चट्टानों के छिद्र में जल संतृप्त होते हैं तो वह जल तालिका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है महासागरीय धाराएं मुख्यतः किससे प्रभावित होती है। तो जो महासागर की धाराएं हैं वह बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पवन, तापमान, लवणता और पृथ्वी के घूर्णन, यही सब कारणों से महासागरीय जो धारा है वह प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम मतलब गल्फ धारा जो है किस प्रकार की महासागरीय धारा है, तो गर्म महासागरीय धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग से गल्फ और ग से गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय धारा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि लैब्राडोर की धारा कैसी धारा है। लैब्राडोर धारा जो है वह किस प्रकार की महासागरीय धारा है, तो यह ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, गल्फ धारा जो थी वह गर्म महासागरीय धारा थी, लेकिन लैब्राडोर धारा जो है वह ठंडी महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि एल नीनो का संबंध मुख्यतः किस महासागर के
जल के असमान गर्म होने से है। तो एल नीनो कब आता है? तो एल नीनो जब प्रशांत महासागर का जो पानी है वह असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, मतलब बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तब एल नीनो की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो यह किस महासागर में होती है? तो प्रशांत महासागर के पानी जब बहुत असामान्य रूप से गर्म हो जाती है तो एल नीनो आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है ला नीना की स्थिति में उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का पूर्वी मध्य भाग सामान्यतः कैसा होता है? तो ला नीना कब होता है? एल नीनो तो जब प्रशांत महासागर का पानी जरूरत से अधिक गर्म हो जाता है तो एल नीनो आता है। और ला नीना बताए कब आता है? जब प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा प्रशांत महासागर के पानी तो एल नीनो आएगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ठंडा हो जाएगा प्रशांत महासागर के पानी तो उसे ला नीना की स्थिति कहेंगे। तो ये पूछ रहा है कि ला नीना की स्थिति में उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का पूर्वी मध्य भाग सामान्यतः कैसा होता है? तो यह असमान रूप से ठंडा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी पहले कहाँ आता है? तो वह तो समुद्र में आता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है या समुद्र तल का अचानक विस्थापन होता है तब सुनामी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कि समुद्र हमारा कितना गहरा है वह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यह फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि समुद्र के जल का तापमान सामान्यतः किस दिशा में घटता है? समुद्र के जल का तापमान जो है वह किस दिशा में घटते जाता है? तो जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर है वहाँ पे समुद्र के जल का तापमान घटते जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का है महासागरों में सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है? महासागर में सबसे अधिक जो ज्वार भाटा है वह कहाँ पाया जाता है? तो संकरी खाड़ियों और मुहानों में। संकरी खाड़ियों मतलब बहुत अधिक बड़ा खाई और जहाँ पे मतलब सब नदियाँ अपना मुहाना अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, वहाँ पे ज्वार भाटा सबसे अधिक आता है महासागरों में। क्वेश्चन नंबर 47 का है समुद्री जल की औसत लवणता किस कारण बढ़ सकती है? ठीक है, जब समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है पहले? तो 35 प्रति हजार है। ठीक है, अब किस कारण से वह बढ़ सकती है? तो जब अधिक वाष्पीकरण होगा तब वह लवणता बढ़ सकती है। समुद्री जल का लवणता अधिक वाष्पीकरण के द्वारा बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि नदी द्वारा समुद्र में लाई गई निक्षेप से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? तो नदी द्वारा समुद्र में लाई गई सामग्री के निक्षेप से बनने वाली आकृति को हम डेल्टा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन का है जलमंडल में क्या क्या शामिल है? जलमंडल में तो जितने भी पृथ्वी पर जितना भी जल स्थित है कहीं भी हो तो वो सभी जलमंडल में शामिल है। ठीक है, चाहे नदी हो, तालाब हो, सागर हो, महासागर हो, कहीं भी हो वो सब जलमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल को हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है।